कौटिल्या बलरामपुर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। ठीक है, हम सभी लोग एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। ठीक है, वो भी कक्षा 6 का यानी कि क्लास 6 का साइंस पढ़ रहे हैं। ठीक, इसमें हमने 7 चैप्टर पढ़ लिया है। अब आगे पढ़ते हैं 8वां चैप्टर। ठीक है, यानी कि चैप्टर 8। देखते हैं चैप्टर 8 क्या है, इसमें हमें क्या पढ़ना है। ठीक है, जो चैप्टर 8 है वो है शरीर में गति। जो शरीर है उसमें किस प्रकार से गति होती है और गति क्या होती है। तो चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं। ठीक, देखिए इसमें है, बिल्कुल शांत होकर बैठिए तथा अपने शरीर में होने वाली गतियों का अनुभव करिए। आप समय समय पर अपनी पलकें तो झपकाते ही होंगे। सांस लेते समय अपने शरीर में होने वाली गतियों का परीक्षण कीजिए। हमारे शरीर में स्वतः ही अनेक गतियां निरंतर होती रहती हैं। बिल्कुल शांत पूर्वक बैठ जाइए और अपने शरीर में होने वाली इस तमाम गतियों का आप अनुभव करिए, उनको अवलोकन करिए। देखते होंगे कि हमेशा हर क्षण क्षण पर हमारी आँख की जो पलकें हैं वो ऊपर नीचे होती रहती हैं, है ना। सांस लेते हैं, जो हमारा दिल है यानी कि हृदय है वो भी धड़कता रहता है ना। हमारी जो नाड़ियाँ हैं, है ना, वो भी, उसमें भी क्या है, ब्लड का परिवहन होता रहता है ना। तो ये तमाम प्रकार की गतियाँ हैं जो हम शांतिपूर्वक बैठते हैं तो वो सारी चीज़ें हम देखते हैं और सुनते भी हैं कि क्या गतियाँ हो रही हैं। ठीक, जब आप अपनी नोटबुक में लिखते हैं तब आपके शरीर का कौन सा भाग गति करता है। जब आप लिखते हैं तब कौन सा भाग गति करता है। जब आप मुड़कर अपने मित्र को देखते हैं तब शरीर का कौन सा भाग गति करता है। उपरोक्त सभी उदाहरणों में आपके उसी स्थान पर रहते हुए भी आपके शरीर का कोई ना कोई भाग गति करता रहता है। आपका शरीर तो एक ही जगह स्थिर रहता है, लेकिन शरीर का फिर भी कोई ना कोई हिस्सा, कोई ना कोई भाग, आप जब भी कोई ना कोई कार्य करते हैं तो उसमें वो गति करता है। खाना खाते हैं, है ना, तो हाथ भी काम करता है, मुंह भी चलता है। बोलते हैं तो मुंह से कार्य करते हैं, लिखते हैं तो हाथ से काम करते हैं। कहीं आना जाना होता है तो पैरों से चलते हैं, पैर गति करता है। ठीक, आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, आप उठकर अपने अध्यापक के पास जाते हैं, कक्षा के बाद विद्यालय के मैदान में जाते हैं अथवा विद्यालय के बाद अपने घर आ जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक वास्तव में चल कर जाते हैं। आप चल कर, दौड़ कर या कूद कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। ठीक है, आइए अपने मित्रों, अध्यापकों और अभिभावकों से चर्चा करके साड़ी 8.1 में भरते हुए हम ये देखते हैं कि आगे क्या है। चलिए आगे इसमें देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर साड़ी बनाया गया है। साड़ी 8.1, जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे गमन करते हैं। ये जंतु है, गमन में प्रयुक्त होने वाला अंग कौन सा पार्ट है और ये कैसे गमन करते हैं। जैसे कि गाय किससे, पैर से चलती हैं। मनुष्य का भी पैर ही है, पैर से क्या है, चलते हैं, है ना। सांप का पूरा अंग होता है, लेकिन ये कैसे चलते हैं, रेंग कर चलते हैं। ऐसे ही पक्षियों का कार्य क्या होता है, पंख, ये क्या है, उड़ कर चलते हैं। कैसे, उड़ कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। पंख और पैर दोनों होते हैं, पैर से भी फुदक फुदक कर चलते हैं, है ना, देखे भी होंगे। ऐसे ही कीट, ऐसे ही मछली। ठीक, तमाम जीवों के बारे में यहाँ पर दिया गया है। ये जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान तक किस प्रकार गमन करते हैं, जैसे कि चलना, टहलना, दौड़ना, उछलना, छलांग मारना, रेंगना, तैरना इत्यादि। इन जंतुओं के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के कुछ ढंग हैं। जंतुओं के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के तरीके में इतनी अधिक विविधता क्यों है। क्या कारण है कि अनेक जंतु चलते हैं जबकि सांप रेंगता है और मछली तैरती है। ये क्या रीजन हो सकता है कि जितने भी जंतु है, बड़े जंतु चलते हैं, मनुष्य भी चलते हैं, लेकिन सांप हो गया, बिच्छू हो गया, लोग रेंग करके चलते हैं, है ना। मछली तैरती है ना। पक्षी होते हैं वो उड़ते हैं। तो इनमें कौन सी विविधता है, क्या रीजन है। चलिए आगे देखते हैं। मानव शरीर एवं उसकी गतियाँ। जो मानव शरीर है उनमें किस प्रकार की गतियाँ होती हैं, क्या गतियाँ होती हैं। तो चलिए इसमें पढ़ते हैं। जंतुओं की विविध गतियों पर ध्यान देने से पूर्व आइए हम अपने शरीर की कुछ गतियों को ध्यानपूर्वक पहले देखते हैं। क्या आपको विद्यालय में शारीरिक व्यायाम करते समय आनंद आता है। जब आप लोगों को स्कूल में एक्सरसाइज कराया जाता होगा
तो बहुत ही अच्छा लगता होगा। विद्यालय में शारीरिक व्यायाम करते समय आपके हाथ एवं पैर किस प्रकार गति करते हैं, उसमें हाथ पैर पूरा शरीर यानी कि किस प्रकार से गति करता है। आइए हमारा शरीर जिन गतियों को करने के योग्य है, हम उनमें से कुछ गतियों के बारे में, कुछ गतियों को करने का प्रयास करते हैं कि मेरा कौन सा शरीर का भाग किस प्रकार की गति करता है। ठीक है, एक काल्पनिक विकेट पर काल्पनिक गेंद फेंकने का प्रयास करिए। मान लो कि कोई काल्पनिक विकेट, आप कोई क्रिकेट मैच खेल रहे हैं, कोई गेंद लीजिए, उसको फेंकने का प्रयास करिए। आप अपना हाथ किस प्रकार घुमाते हैं? क्या आप इसे अपने कंधे से वृत्ताकार रूप में घुमाते हैं? क्या आपका कंधा भी गति करता है? पीठ के बल लेट जाइए तथा अपने पैर को कुल्हे के चारों ओर घुमाइए। अपनी भुजा को कोहनी से ऊपर नीचे करने का प्रयास करिए। इसी प्रकार पैरों को घुटने से मोड़िए। अपने हाथों को अपने पार्श्व में सीधा तानिए। भुजा को मोड़ते हुए अंगुलियों से कंधे को छुइए। आपने अपने हाथ का कौन सा भाग मोड़ा? हाथों को सीधा तान कर नीचे की ओर झुकने का प्रयास करिए। क्या आप ऐसा कर पाते हैं? बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि इसमें आपके शरीर का बहुत ढेर सारा भाग कार्य करता है। हाथ पैर गर्दन कोहनी, है ना। अपने शरीर के विभिन्न हिस्सों से गति करने का प्रयास करिए और आप यहाँ पर 8.2 में नोट करके लिखिए। क्या कारण है कि हम अपने शरीर के कुछ अंगों को तो स्वतंत्र रूप से किसी भी दिशा में घुमा सकते हैं, लेकिन कुछ अंगों को पूर्ण रूप से नहीं घुमा सकते हैं? क्या रीजन होता है? जबकि कुछ अंगों को केवल हम एक ही दिशा में घुमा सकते हैं। हम अपने शरीर के कुछ भागों को घुमाने में असमर्थ क्यों रहते हैं? एक पैमाने को अपने हाथ पर चित्र 8.1 में दर्शाई गई स्थिति में रखिए, जिससे आपकी कोहनी पैमाने के मध्य में ही रहे। अपने मित्र से पैमाने पर हाथ को एक साथ बांधने के लिए कहिए। अब अपनी कोहनी को मोड़ने का प्रयास करिए। ठीक है, कोई पैमाना लीजिए, उसको क्या करिए, अपने हाथ पर रख करके और उसको बांध दीजिए, जिस प्रकार से चित्र में यहाँ पर बांधा गया है। बांधने के बाद में अब उसको आप मोड़ने का प्रयास करिए। क्या आप मोड़ पाते हैं? बिल्कुल नहीं, मोड़ना बहुत ही कठिन हो जाएगा आपके हाथ को। ठीक है, जो आपके हाथ की कोहनी है उसको मोड़ पाना बहुत ही कठिन हो जाएगा, नहीं मोड़ पाएंगे। ठीक है, ये देखिए हमारे शरीर की गतियों के बारे में यहाँ पर कुछ बताया गया। देखिए, शरीर का भाग पूर्णतः कौन सा भाग घूमता है, गति करता है, घूमता है, मुड़ता है, झुकता है, उठता है कि बिल्कुल नहीं मूव करता है। ठीक है, इसमें आपको बताना है कि कौन सा अंग किस प्रकार से मूव करता है। गर्दन, ये कुछ ही घूमता मुड़ता है, आप पूर्ण रूप से नहीं घुमा सकते हैं। कलाई, ठीक है, कलाई भी कुछ ही घूमता है। ठीक है, अंगुलियां तो आप अंगुलियों को केवल आगे पीछे घुमा सकते हैं बस। घुटने को भी आप आगे पीछे मोड़ सकते हैं। एड़ी को उठा सकते हैं, है ना, उठा करके आप चल सकते हैं ऐसे। पादांगुली, पीठ, ठीक, पीठ, कोहनी, सिर को आप इधर उधर मुड़ा सकते हैं। भुजा को आप पूर्ण रूप से चारों ओर घुमा सकते हैं। ठीक है, तो ये शरीर का यहाँ पर ये भाग दिया गया है और किस प्रकार से किसको हम घुमा सकते हैं, ये यहाँ पर चार्ट आपको बनाना है। तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि कौन सा भाग किस प्रकार से गति करता है। ठीक, क्या आपने ध्यान दिया है कि हम शरीर के विभिन्न भागों को उसी स्थान से मोड़ अथवा घुमा सकते हैं जहां पर दो हिस्से एक दूसरे से जुड़े हों। उदाहरण के लिए कोहनी, कंधा या गर्दन। ठीक है, हम अपने शरीर के भाग को सिर्फ वहीं से घुमा सकते हैं जहां पर वो जहां पर उनका दो हिस्सा एक साथ में जुड़ा हुआ हो। इन स्थानों को संधि कहते हैं, यानी कि शरीर का वो भाग जहाँ पर संधि होता है, केवल हम वहीं से ही अपने शरीर के भाग को घुमा सकते हैं। यदि हमारे शरीर में कोई संधि नहीं होती तो आपके विचार में क्या हमारे लिए किसी प्रकार की गति करना संभव होता? बिल्कुल नहीं। तो हमारे शरीर का कोई भी भाग मूव नहीं कर पाता। ठीक, वास्तव में इन संधियों को कौन सी वस्तु परस्पर बांधती है? अपनी अंगुली द्वारा अपने चेहरे, गर्दन, नाक, कान, कंधे के पीछे हाथ पैर अंगुलियों, पाद अंगुलियों को दबाइए। फिर क्या देखेंगे? उन अंगुलियों को दबाएंगे तो इसमें भी देखेंगे कि बहुत ढेर सारे इसमें बीच बीच में बने हुए हैं। ठीक है, या संधियां बनी हुई हैं। क्या आपको ऐसा अनुभव हुआ है कि आपकी अंगुली किसी कठोर वस्तु को दबा रही है? ये कठोर संरचनाएं अस्थियां हैं। क्या है? अस्थियां यानी कि हड्डियां,
जो हड्डियों की बनी हुई होती हैं। ठीक है, अपने शरीर के अन्य भागों में इस प्रक्रिया को दोहराइए। अपने शरीर के तमाम पार्ट को अपने हाथों से दबा करके देखिए कि कहाँ पर हड्डियाँ हैं और कहाँ पर मसल्स ज़्यादा हैं। ठीक, इतनी सारी अस्थियाँ, जब अस्थियों को नहीं मोड़ा जा सकता तब हम अपनी कोहनी को कैसे मोड़ लेते हैं। अस्थियों को हम इधर से उधर नहीं मोड़ सकते, लेकिन फिर भी हम अपनी कोहनी को मोड़ सकते हैं। हाथ के ऊपरी हिस्से से लेकर कलाई तक एक ही लंबी अस्थि नहीं होती है, जबकि इसमें कई ढेर सारी अस्थियां मिलकर के बनी हुई होती हैं। वास्तव में अनेक अस्थियां कोहनी तक जुड़ी रहती हैं। इसी प्रकार हमारे शरीर के प्रत्येक हिस्से में अनेक अस्थियां हैं। हम अपने शरीर को कैसे उस स्थान पर हिला या झुका नहीं सकते जहां ये अस्थियां एक दूसरे से मिलती हैं। विभिन्न गतिविधियों एवं विभिन्न प्रकार की गतियों के लिए हमारे शरीर में अनेक प्रकार की संधियां होती हैं। विभिन्न प्रकार की गतियां करने के लिए और हमारे शरीर को मूव करने के लिए क्या होती है, अनेक प्रकार की संधियां होती हैं, जिनको हम आगे पढ़ेंगे। देखिए आ गया संधि, यहाँ पर क्या, कंदुक खलिका संधि। देखते हैं कंदुक खलिका संधि ये कौन सी संधि होती है। कागज की पट्टी को एक बेलन यानी सिलेंडर के रूप में मोड़िए। रबड़ अथवा प्लास्टिक की पुरानी गेंद में छेद करके उसमें एक मोड़े हुए कागज के बेलन को डालिए, जैसा कि चित्र 8.2 में दिखाया गया है। ठीक है, उसी प्रकार से आप मोड़िए। ये देखिए यहाँ पर ये चित्र में दिखाया गया कंदुक खलिका संधि बनाना। ठीक है, ये देखिए कागज का बेलन है, यहाँ पर एक गेंद लगा हुआ है, ऊपर से कटोरी लगाया गया है। ठीक, उसको गेंद पर भी चिपका सकते हैं। गेंद को एक छोटी कटोरी में रखकर चारों ओर घुमाने का प्रयास करिए। क्या गेंद कटोरी में स्वतंत्र रूप से घूमती है? क्या कागज का बेलन भी घूमता है? अब कल्पना कीजिए कि कागज का बेलन आपका हाथ है तथा गेंद इसका एक सिरा है। कटोरी कंधे के उस भाग के समान है जिससे आपका हाथ जुड़ा है। एक अस्थि का गेंद वाला गोल हिस्सा दूसरी अस्थि की कटोरी रूपी गुहिका में धंसा हुआ होता है, जैसे कि यहाँ पर ये चित्र में दिखाया गया है। कंदुक खलिका संधि, ये देखिए ये हड्डियाँ नहीं मुड़ती हैं, लेकिन यहाँ से इस भाग को हम घुमा फिरा इधर उधर सकते हैं। ठीक है, देखो जांग की अस्थि, ये जांग का यहाँ से पैर बना हुआ है ना। श्रोणी संधि, ये कौन सी संधि है? श्रोणी संधि है। इस प्रकार की संधि सभी दिशाओं में गति प्रदान करती है। क्या आप इन गतियों में उपयुक्त प्रकार की संधि का कोई अन्य उदाहरण खोज सकते हैं? क्या इस संधि का, कंदुक खलिका संधि का क्या और एग्जाम्पल है आपके पास? अगर है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कौन सा एग्जाम्पल है। इस अनुभाग के प्रारंभ में शरीर के विभिन्न भागों को हमारे द्वारा दी गई गतियों का स्मरण करिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर अभी ये मैंने चित्र में आपको दिखाया है। देखिए कंदुक खलिका संधि, ये श्रोणी संधि बनी हुई है। ठीक है, और ये कंदुक खलिका संधि है यहाँ पर, और ये जांग की हड्डी है, और ये पूरा हमारा पैर नीचे गया हुआ है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं कौन सी संधि है। छुराग्र संधि, गर्दन तथा सिर को जोड़ने वाली संधि छुराग्र संधि है। जो गर्दन और हमारे सिर को आपस में जोड़ती है वो कौन सी संधि कहलाती है? छुराग्र संधि कहलाती है। ठीक है, इसको आप लोग नोट पॉइंट में नोट कर लीजिएगा। इसके द्वारा सिर को आगे पीछे दाएं बाएं हम घुमा सकते हैं। इन गतियों को करने का प्रयास करिए। गति हमारे हाथ की उस गति से किस प्रकार भिन्न है जिसमें कंदुक खलिका संधि द्वारा हाथ को पूर्णतः वृत्ताकार रूप में घुमा सकते हैं। छुराग्र संधि में बेलनाकार अस्थि एक छल्ले में घूमती है। ये देखिए ये छुराग्र संधि, ये हमारा गर्दन हो गया और ये हमारा सर हो गया। ठीक है, छुराग्र संधि के द्वारा हम अपने गर्दन को हिला डुला पाते हैं। ठीक है, फिर आगे देखते हैं कौन सी संधि? हिंज संधि। घर के किसी दरवाजे को बार बार खोलिए और बंद कीजिए। इसके कब्जों को ध्यानपूर्वक आप देखिए। ठीक है, दरवाजे को खोलिए बंद करिए, खोलिए बंद करिए, तो इसमें एक प्रकार का कब्जा लगा हुआ था, उसे आप देखिए। ये दरवाजे के आगे और पीछे की ओर खुलने देता है। जो कब्जा लगा होता है क्या करता है? दरवाजे को आगे पीछे खोलने देता है, वही कब्जा ही। ठीक, क्रियाकलाप 3 इसमें देखते हैं। आइए कब्जे की गति के प्रकार को देखें। एक मोटे कागज अथवा गत्ते का एक बेलन सिलेंडर बनाइए, जैसा कि चित्र 8.5 में दिखाया गया है। चित्र के अनुसार गत्ते अथवा कागज के बेलन के मध्य में छेद करके एक छोटी सी पेंसिल लगाइए। गत्ते का एक और टुकड़ा लेकर उसको इस प्रकार मोड़िए कि यह आधा बेलन बन
जाए, जिस पर दूसरे बेलन को सरलता से हम घुमा सकें। आधे बेलन पर रखा पूर्ण बेलन कब्जे की भांति है। पेंसिल लगे बेलन को चलाने का प्रयास करिए। यह किस प्रकार गति करता है। ये गति आपके द्वारा बनाए गए कंदुक खलिका संधि की गति से किस प्रकार भिन्न है। हमने क्रियाकलाप 1 में कोहनी में इस प्रकार की गति को भी देखा था। ये देखिए यहाँ पर हिंज संधि को बनाया गया है। ये देखिए हिंज जैसी संधि द्वारा गति की दिशा। ये कागज का यहाँ पर बेलन के रूप में बनाया गया है और ये पेंसिल को यहाँ पर लगाया गया है। ठीक, ये देखिए घुटने की हिंज संधि। जैसे जो घुटना होता है, घुटने में कौन सा हिंज संधि होता है, तभी घुटने के नीचे का जो हमारा पैर होता है, टांग होता है, उस टांग को हम इधर उधर हिला डुला पाते हैं। जो कुछ हमने बनाया था वो एक हिंज से भिन्न है, लेकिन इससे पता चलता है कि हिंज एक दिशा में गति होने देता है। कोहनी में हिंज कब्जा संधि होती है। कोहनी में हिंज संधि या कब्जा संधि होती है, जिससे केवल आगे और पीछे एक ही दिशा में गति हो सकती है। क्या आप ऐसी संधि के कुछ और उदाहरण सोच सकते हैं? तो इसमें बताइए कि हिंज संधि की और कौन सा एग्जाम्पल हो सकता है। अगला आता है अचल संधि। क्या आता है? अचल संधि। देखते हैं अचल संधि में क्या है। हमारे शरीर की अस्थियों के बीच की कुछ संधियां उन संधियों से भिन्न है जिनकी चर्चा हमने अब तक की है। ये अस्थियां इन संधियों पर हिल नहीं सकती। ऐसी संधियों को अचल संधि कहते हैं। ऐसी जो संधियां होती हैं ये इधर उधर संधियों पर हिलडुल नहीं सकती हैं, इसलिए हम इन्हें अचल संधि कहते हैं। अचल का मतलब जो इधर उधर चल ना पाना। ठीक है। जब आप अपना मुंह खोलते हैं तो आप अपने निचले जबड़े को सिर से दूर ले जाते हैं। आप अपने ऊपरी जबड़े को हिलाने का प्रयास करिए। क्या आप इसे गति दे पाते हैं? बिल्कुल नहीं। ऊपरी जबड़े एवं कपाल के मध्य अचल संधि है। ठीक, जो हमारा ऊपरी जबड़ा है और जो कपाल है, कपाल तंत्र, उसके बीच में क्या है? अचल संधि है। कौन सी संधि है? अचल संधि। ठीक, फिर आगे हम देखते हैं। हमने केवल कुछ संधियों का ही चर्चा की है जो हमारी अस्थियां एक दूसरे से जोड़ती हैं। केवल हम उन्हीं संधियों के बारे में पढ़े हैं जो कि हमारी अस्थियों को एक दूसरे से जोड़ देता है। ठीक, हमारे शरीर के विभिन्न अंगों को विभिन्न आकृति कौन प्रदान करता है? जो हमारा शरीर है, हमारे शरीर को विभिन्न अंगों को विभिन्न प्रकार की आकृति कौन देता है इस प्रकार का? ठीक है। यदि आप एक गुड़िया बनाना चाहते हैं तो आप पहले क्या बनाएंगे? अगर आपको एक गुड़िया बनाना है तो सबसे पहले आप क्या बनाएंगे? जैसे कि आप देखेंगे मूर्ति वगैरह बनाने के लिए तो सबसे पहले उसका एक ढांचा बनाया जाता है। क्या? एक ढांचा बनाया जाता है कि किस प्रकार से कहाँ सर रहेगा, कहाँ पैर रहेगा। ठीक है, किस प्रकार से हाथ बनाने, तो उसका एक पहले मॉडल यानी ढांचा तैयार किया जाता है। संभवतः गुड़िया को एक आकृति प्रदान करने के लिए आप एक ढांचा तैयार करेंगे। आप ऐसा नहीं करेंगे। हमारे शरीर की सभी अस्थियां ठीक इसी प्रकार शरीर को एक सुंदर आकृति प्रदान करने के लिए ढांचे का निर्माण करती हैं और इसे ढांचे को हम क्या कहते हैं? कंकाल तंत्र कहते हैं। ठीक है, जिस ढांचे से हमारा शरीर बना हुआ है, मसल्स और हड्डियां मिलकर के, अस्थियां मिलकर के, ठीक है, तो ये क्या कहलाता है? ढांचा कंकाल तंत्र कहलाता है। और इन कंकाल तंत्र के ऊपर मसल्स और क्या नाम है, मसल्स भी होते हैं, ऊतक होते हैं, कोशिकाएं तमाम प्रकार की होती हैं। तो इन सबसे मिलकर के हमारी पूरी बॉडी का निर्माण होता है। ठीक है, तो पूरा बॉडी बनता है हमारा। चलिए आगे देखते हैं। हम कैसे जानते हैं कि ये मानव कंकाल की आकृति है? हम शरीर की विभिन्न अस्थियों की आकृति के विषय में किस प्रकार जान पाते हैं? शरीर के कुछ अंगों में मौजूद अस्थियों और उनकी संख्या तथा आकृति के बारे में हमें तब पता चलता है जब हम उनका अनुभव करते हैं। एक्सरे चित्र से हमें शरीर के सभी कठोर अस्थियों की आकृति का पता चलता है। अच्छा देखेंगे, कभी कभी जब आप लोगों के हाथ पैर में चोट लग जाता होगा तो क्या किया जाता होगा? एक्सरे कराया जाता है। उससे मालूम चल जाता है कि कहाँ पर चोट लगी है। जैसे कि यहाँ पर एक्सरे का चित्र दिखाया गया, टखने और घुटना, ये टखना है और ये घुटने का यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर देखो ये संधि पूरी दिखाई दे रही है। दूसरी हड्डी है और ये दूसरी हड्डी आपस में जुड़ी हुई है। ठीक है, ये यहाँ पर ये हड्डियाँ जुड़ी हुई होती हैं। ठीक, तो क्या होता है, एक्सरे में आप पूरा क्लियर कर सकते हैं कि कौन सी हड्डियां कहाँ से किस प्रकार से जुड़ी हुई हैं। और ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कंकाल तंत्र, और ये किसका कंकाल तंत्र है? मानव का कंकाल तंत्र है। ठीक है, ये सर है ना, यानी खोपड़ी है, ये पूरा हाथ, बाजू, कोहनी, ये पैर,
है ना। तो ये पूरा कंकाल तंत्र बना हुआ है। क्या कभी आपका अथवा आपके परिवार के किसी सदस्य का एक्सरे हुआ है? कई बार चोट लगने पर चिकित्सा एक्सरे करवाते हैं। ठीक है, जब चोट लग जाता है, जब बहुत ज़्यादा पेन होता है, डॉक्टर को समझ में नहीं आता है, तो क्या कहते हैं, पहले डॉक्टर बोलते हैं इसका एक्सरे कराओ, फिर हम देखते हैं कि क्या हुआ है, जिससे उन्हें अस्थियों को हुई संभावित क्षति के विषय में जानकारी प्राप्त हो जाती है, जिसको देख करके वो मालूम कर लेते हैं कहाँ पर चोट लगी है, हड्डियों में कहाँ पर नुकसान हुआ है, कहाँ पर चोट लग गया है। एक्सरे चित्र से हमें शरीर की अस्थियों की आकृति का पता चलता है। अपने हाथ के अग्र एवं ऊपरी भाग तथा पैर के निचले एवं ऊपरी भाग की अस्थियों का अनुभव करिए। प्रत्येक अंग की अस्थियों की संख्या का पता लगाएं। अपने घुटने और कोहनी की अस्थियों का ठीक इसी प्रकार अनुभव करें और एक्सरे चित्र से तुलना कर प्रत्येक भाग में अस्थियों की संख्या ज्ञात करें। आप अपने खुद हाथ से टटोल करके देखिए और फिर एक्सरे में देखिए, तो आपको क्या है, हड्डियों का पता चल जाएगा कि कितनी अस्थियां हैं। ठीक है, किस प्रकार से अस्थियां जुड़ी हुई हैं। अपनी अंगुलियों को मोड़िए। क्या आप इन्हें प्रत्येक संधि स्थल पर मोड़ सकते हैं? बिल्कुल नहीं। उनका कोई संधि है जहां से ही आप अपनी अंगुली को मोड़ सकते हैं। अगर ज़्यादा मोड़ने का प्रयास करेंगे तो अंगुलियां टूट भी सकती हैं। आपकी मध्यमा में कितनी अस्थियां हैं? अपनी हथेली के पिछले भाग का स्पर्श करके अनुभव करिए। क्या इसमें अनेक अस्थियां हैं? क्या आपकी कलाई लचीली है या अनेक छोटी छोटी अस्थियों से बनी हुई है, जिन्हें क्या कहते हैं, कार्पल कहते हैं। हमारी कलाई है ना, कलाई क्या है, बहुत ही कोमल है। आप इसको चारों तरफ ऐसे हिला डुला मोड़ सकते हैं। तो ये जो कलाई बनी हुई है छोटी छोटी अस्थियों से बनी हुई, जिसे क्या कहते हैं, कार्पल कहते हैं। यदि इसमें मात्र एक ही अस्थि होती तो क्या होता? तो शायद हम अपने जो है कलाई है उसको हम इधर उधर हिला डुला और मोड़ नहीं सकते। ठीक, ये देखिए हाथ की अस्थि है ना, यहाँ पर ये पंजा दिया गया है, अंगुलियों का चित्र। आगे देखते हैं। गहरी सांस भरकर इससे कुछ समय तक रोके रहिए। अपने वक्ष एवं पीठ को हल्के से दबाकर अपनी अस्थियों का अनुभव करिए। जितनी पसलियां वक्ष की अस्थियों को आप गिन सकते हैं गिन लीजिए। अब चित्र 8.10 को ध्यान से देखिए और वक्ष की अस्थियों का तुलना अपने उपयुक्त अनुभव से करिए। अब हम क्या देखते हैं कि पसलियां विशेष रूप से मुड़ी हुई हैं। वह वक्ष की अस्थियों मेरुदंड से जुड़कर एक बक्से की रचना करती हैं। इस शंकु रूपी बक्स को क्या कहते हैं, पसली पिंजर कहते हैं, जो कि ये पसली पिंजर बना हुआ है। ये हमारे सीने पर होता है ना, जब सांस लेते हैं तो ये पसली पिंजर होता है, इसी में हृदय वगैरह सुरक्षित रहता है। ठीक है, ये पूरा पार्ट अभी विस्तार से आप आगे पढ़ेंगे। ठीक, जो पसलियां होती हैं इसमें क्या होता है, 12 पसलियां होती हैं। जो पसली पिंजर होता है इसमें क्या होते हैं, 12 पसली पिंजर होते हैं, यानी कि पसलियां 12 होती हैं वक्ष के दोनों तरफ। ये वक्ष है, ठीक है, तो दोनों साइड में। ठीक है, हमारे शरीर के कुछ महत्वपूर्ण अंग इसमें सुरक्षित रहते हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अपने कुछ मित्रों को बिना घुटने मोड़े झुककर अपने पांव की अंगुलियां छूने को कहिए। क्या यह चिकनी, समतल अथवा अखंड है? अपनी अंगुलियों को अपने मित्र की गर्दन से प्रारंभ करके उसकी पीठ पर नीचे की ओर लाइए। ठीक है, जब भी आप नीचे मुड़ते हैं तो अपने पीठ पर हाथ फेरेंगे तो पीठ पर कुछ आपको दिखाई देगा, कुछ आपके हाथ में लगेगा। ठीक, क्या देख करके अनुभव कर सकते हैं? आपके द्वारा अनुभव की गई संरचना मेरुदंड है। ठीक है, आप कुछ इस प्रकार से संरचना देखते हैं अपनी पीठ पर। ठीक है, ये बनी हुई होती हैं। तो ये जो संरचनाएं क्या कहलाती हैं, मेरुदंड कहलाती हैं। ये अनेक छोटी छोटी अस्थियों से बनी हुई होती हैं, जिन्हें कशेरुका कहते हैं। ये बहुत ढेर सारी देखिए छोटी छोटी अस्थियों से मिलकर के बनी हुई होती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, कशेरुका कहते हैं। क्या कहते हैं, कशेरुका कहते हैं। मेरुदंड 33 कोशिकाओं का बना हुआ होता है। मेरुदंड में कितनी कोशिकाएं होती हैं, 33 कोशिकाओं का बना हुआ होता है। 33 कशेरुकाओं का, सॉरी कोशिका नहीं, कशेरुकाओं का बना हुआ होता है। ठीक, असली पिंजर भी वक्ष क्षेत्र की इन अस्थियों से जुड़ा हुआ होता है। जो पसली पिंजर होता है ये इसी से ही जुड़ा हुआ होता है। ठीक, देखते हैं आगे। यदि मेरुदंड केवल एक ही अस्थि का बना हुआ होता तो आपका मित्र इस प्रकार नीचे नहीं झुक सकता था। ठीक है, अगर सिर्फ एक ही हड्डी का बना हुआ होता तो आप नीचे नहीं झुक पाते, झुकते ही तुरंत ही आपकी हड्डी टूट जाती। अपने मित्र को खड़े होकर अपने
होकर हाथों से किसी दीवार को धक्का लगाने के लिए कहिए, उससे कहिए कि वो अपने हाथों से दीवार पर धक्का लगाए। ठीक है, ये मेरुदंड का चित्र आपने देखा, ये मेरुदंड का चित्र बना हुआ है। चलिए आगे पढ़ते हैं। अगर आप दीवार पर धक्का लगाने का प्रयास करेंगे कि आपको उसके कंधे के समीप दो उभरी हुई अस्थियां दिखाई देती हैं, इन्हें कंधे की अस्थियां कहते हैं। जब आप दीवार पर धक्का लगाने का प्रयास करेंगे तो आप देखेंगे कि कंधे के दोनों तरफ दो उभरी हुई अस्थियां दिखाई देंगी। जो ये अस्थियां हैं, ये कौन सी अस्थियां हैं? कंधे की अस्थियां कहलाती हैं। चित्र 8.12 में यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए। ठीक, आगे यहाँ पर है चित्र 8.13 को ध्यानपूर्वक देखिए। संरचना श्रोणीय अस्थियां कहलाती हैं। ये बॉक्स के समान एक ऐसी संरचना है जो आपके आमाशय के नीचे पाए जाने वाले विभिन्न अंगों की रक्षा करती है। ये कूल्हे वाला हिस्सा होता है जिसके सहारे आप बैठ सकते हैं। ये देखिए श्रोणीय अस्थियां यहाँ पर बनी हुई हैं। ठीक, आपकी खोपड़ी अनेक अस्थियों के एक दूसरे से जोड़ने से बनती है। यह हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होता है जो मस्तिष्क को परिबद्ध करके उसकी सुरक्षा करती है। जो हमारी खोपड़ी होती है, जो कंकाल तंत्र होता है, इसके अंदर ही हमारा मस्तिष्क सुरक्षित रहता है। ये देखिए मानव खोपड़ी, ठीक है, खोपड़ी का है, बाहर का कंकाल तंत्र है। ठीक, इसमें क्या होता है, मस्तिष्क हमारा सुरक्षित रहता है और यहाँ पर आँख रहती है ना, सब देखे भी होंगे। जो हमारी सर है, हमारी खोपड़ी है। चलिए आगे पढ़ते हैं। बहुत सी अस्थियों तथा संधियों के बारे में हमने चर्चा की। कंकाल के कुछ अतिरिक्त अंग भी हैं जो हड्डियां जितना कठोर नहीं होते, जिन्हें मोड़ा जा सकता है। उन्हें क्या कहते हैं? उपास्थि कहते हैं। ठीक, कंकाल के कुछ अतिरिक्त अंग भी होते हैं जो हड्डियों की जितना कठोर नहीं होते हैं, कुछ मुलायम होते हैं, जिन्हें हम इधर उधर मोड़ सकते हैं। उनको हम क्या कहते हैं? उपास्थि कहते हैं। क्या कहते हैं? उपास्थि कहते हैं। जैसे अपने कान को स्पर्श करिए, कान में भी अस्थि होती है, लेकिन कौन सी अस्थि है? तो उपास्थि होती है। क्या आप किसी कठोर अस्थि का भाग का अनुभव करते हैं जिसे मोड़ा जा सके? बिल्कुल, इसमें कोई अस्थि नहीं है। ठीक है, इसमें क्या होता है? कोई अस्थि नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ उपास्थि होती है। ठीक, क्या होता है? उपास्थि होती है। ठीक है, क्या आपको उंगलियों के बीच दबाने पर कर्णपाली और मुख के ऊपर के हिस्से में कोई अंतर महसूस हुआ? क्या आपको ऐसा लगा कि कान का ऊपरी भाग उतना लचीला नहीं जितना कि हमारी कर्णपाली है, परंतु ये अस्थि जैसा कठोर भी नहीं है? ये क्या है? उपास्थि है। ठीक है, ये क्या है? उपास्थि। जैसे कि ये कान के ऊपर का उपास्थि होता है, ये कर्णपाली आप यहाँ पर देख सकते हैं चित्र में। ठीक, परंतु ये अस्थि जैसा कठोर भी नहीं, क्या कहलाता है? उपास्थि कहलाता है। शरीर की संधियों में उपास्थि पाई जाती है। हमने देखा है कि मानव कंकाल अनेक अस्थियों, संधियों, उपास्थियों से मिलकर के बना हुआ होता है। आप उनमें से बहुत को देख सकते हैं, मोड़ सकते हैं तथा गति दे सकते हैं। अपनी नोटबुक में कंकाल का चित्र बनाइए और उसका अध्ययन करिए। हमने अपने शरीर की उन अस्थियों, उनकी संधियों के विषय में जानकारी प्राप्त कर ली है जो विभिन्न प्रकार की गति करने में हमारी सहायता करती हैं। अस्थियों को इस प्रकार की गति करने योग्य कौन बनाता है? आइए हम इसका पता लगाते हैं कि जो अस्थियां, इनको इस प्रकार से गति करने में योग्य बनाता कौन है। अपने एक हाथ की मुट्ठी बनाइए, मुट्ठी के अंगूठे से इसी बाजू के कंधे को छूने का प्रयास आप करिए। ठीक, मुट्ठी बनाइए और क्या करिए, उसको आप अपनी बाजू छूने का प्रयास करिए। जैसे कि यहाँ पर चित्र में दिखाया गया, अस्थि को गति प्रदान करने में दो पेशियां संयुक्त रूप से कार्य करती हैं। देखिए दो पेशी यहाँ पर बनी हुई हैं, दो मसल्स यहाँ पर बने हुए हैं। ठीक, क्या आप अपनी ऊपरी भुजा में कुछ परिवर्तन अनुभव करते हैं? दूसरे हाथ से इसे छूकर देखिए, क्या आपको कोई उभरा हुआ भाग दिखाई देता है? बिल्कुल, वो क्या कहलाता है? पेशी कहलाता है। ठीक, संकुचित लंबाई में कमी होने के कारण पेशियां उभर आती हैं। अब आप अपने हाथ को पुनः सामान्य स्थिति में ले आइए। पेशियों का क्या होता है? क्या ये अभी भी संकुचित अवस्था में है? चलते अथवा भागते समय आप अपने पैरों की पेशियों में भी इसी प्रकार का संकुचन देखते हैं। चलते भागते हैं या फिर कोई जब कठोर कार्य करते हैं तो ऐसे ही आप अपने हाथों में पेशियों को देखते हैं, पेशियों का संकुचन। ठीक,
संकुचन की अवस्था में पेशी छोटी, कठोर और मोटी हो जाती है। जब भी संकुचन की अवस्था होती है तो पेशियां छोटी, कठोर और बहुत ही मोटी हो जाती हैं। ये अस्थियों को खींचती हैं। किसी अस्थि को गति प्रदान करने के लिए दो पेशियों को संयुक्त रूप से कार्य करना होता है। अगर किसी अस्थि को गति प्रदान करना है तो क्या करते हैं, दो पेशियों को आपस में मिल करके कार्य करना होता है। जब दो पेशियों में से कोई एक सिकुड़ती है तो अस्थि उस दिशा में खिंच जाती है। युगल की दूसरी पेशी उस दिशा में खिंच जाती है और युगल की दूसरी पेशी शिथिल यानी लंबाई में बढ़कर के पतली हो जाती है। इस अवस्था में आ जाती है। अस्थि को विपरीत दिशा में गति करने के लिए अब शिथिल पेशी सिकुड़कर अस्थि को अपने पूर्व स्थिति में खींचती है, जबकि पहली पेशी अब शिथिल हो जाती है और पेशी केवल खींच जाती है और धक्का नहीं दे सकती। अतः एक स्थिति अस्थि को गति देने के लिए दो पेशियों को संयुक्त रूप से कार्य करना होता है। इसी प्रकार से दो पेशियों को मिलकर के तभी कार्य करना पड़ता है, तभी अच्छे से कार्य कर पाते हैं। ठीक, जैसे कि अभी मैंने आपको ऊपर एग्जाम्पल में बताया भी है। ठीक, आगे देखते हैं। क्या गति के लिए हमेशा अस्थियों एवं पेशियों की आवश्यकता होती है? क्या गति करने के लिए हमें हमेशा अस्थि या पेशियों की आवश्यकता होती है? ठीक, दूसरे जंतु किस प्रकार चलते हैं? जो दूसरे जंतु किस प्रकार चलते हैं? क्या सभी जंतुओं में अस्थियां पाई जाती हैं? केचुआ घोघे में क्या होता है? केचुआ आपने देखा ही होगा, जो केवल रेंग करके चलता है ना, जो ऐसे ही बना हुआ होता है और वो क्या होता है, केवल रेंग कर चलता है। तो क्या ये जो केचुआ है और घोघा है, क्या इनमें भी हड्डियां पाई जाती हैं, अस्थियां होती हैं? तो चलिए हम जंतुओं के बारे में पढ़ते हैं। जंतुओं की चाल, इसमें केचुआ। बगीचे में चलते हुए केचुए का आप निरीक्षण करिए। इसे पकड़कर एक स्याही सॉफ्ट फिल्टर पेपर रखिए और इसकी गति का प्रेक्षण करिए। इसके पश्चात केचुए को एक कांच की पट्टी, टुकड़े, टाइल अथवा किसी चिकनी सतह पर रखिए और इसकी गति को प्रेक्षण करिए। क्या यह गति पेपर पर केचुए की गति से भिन्न है? बिल्कुल है, क्योंकि जहाँ चिकना रहेगा वहां पर वो इतनी आसानी से रेंग कर नहीं चल पाएगा। ठीक, और जहाँ पर खुरदरा होगा वहां पर वो बहुत आसानी से रेंग कर चल लेगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर ये केचुए की गति इसी प्रकार से होती है। ठीक है, रेंग रेंग करके अपने शरीर को आगे बढ़ा बढ़ा करके रेंगते हैं, चलते रहते हैं। ठीक, केचुए का शरीर एक सिरे को दूसरे सिरे से सटा कर रखे गए अनेक छल्लों से बना प्रतीत होता है। आप केचुए का शरीर देखेंगे तो आपको ऐसे ऐसे छल्ले टाइप में बना हुआ लगेगा। ऐसे लगेगा कि ऐसे ऐसे छल्ले रूप में वो बना हुआ है केचुआ जो है। ठीक, केचुए के शरीर में अस्थियां नहीं होती हैं, परंतु इसमें पेशियां होती हैं जो इसके शरीर के घुटने और बढ़ने में सहायता करती हैं। इसमें अस्थियां नहीं होती, क्या होती है, सिर्फ और सिर्फ पेशियां पाई जाती हैं जो इसके शरीर को घटने बढ़ने में सहायता करती हैं, जिससे रेंग कर आसानी से चल सकता है। चलने के दौरान केचुआ अपने शरीर के पश्च भाग को जब भूमि में जकड़े रहता है तथा अग्र भाग को फैलाता है। इसके बाद वो अग्र भाग से भूमि पकड़ता है तथा पश्च भाग को स्वतंत्र कर देता है। इसके पश्चात इस शरीर को संकुचित करता है तथा पश्च भाग को आगे की ओर खींचता है। इससे वो कुछ दूर तक आगे बढ़ जाता है और केचुए की यही प्रक्रिया लगातार चलती रहती है, जिससे वो रेंग रेंग कर आगे चलता रहता है। ठीक, आगे बढ़ता रहता है। इसके शरीर में चिकने पदार्थ होते हैं जो इसे चलने में सहायता करते हैं। ये अपने शरीर के हिस्से को जमीन से किस प्रकार टिकाता है? इसके शरीर में छोटे छोटे अनेक शोक यानी बाल जैसी आकृति होती है। ये शोक पेशियों से जुड़े हुए होते हैं। ये शोक मिट्टी में उसकी पकड़ को मजबूत बनाते हैं। ठीक है, इसमें खूब बारी बारी से शोक आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, जो केचुआ होता है इसमें शोक आपको नजर आते हैं। वो शोक क्या होता है, मिट्टी में बारी से अपना पकड़ कर बना कर रखता है, पकड़ बनाए रखता है, जिसके द्वारा वो शोक मिट्टी में उसकी पकड़ को मजबूत बनाते हैं और वो आगे चलता रहता है और आगे चलने में उससे आसानी भी होती है। केचुआ वास्तव में अपने रास्ते में आने वाली मिट्टी को खाता है, उसका शरीर अनपचे पदार्थ को बाहर निकाल देता है। केचुए द्वारा किया गया कार्य मिट्टी को उपजाऊ बना देता है। आप लोग जानते होंगे कि किसानों का मित्र किसे कहते हैं, केचुए को कहते हैं, क्योंकि जो केचुआ होता है क्या करता है, मिट्टी को खाद्य पदार्थों इन लोगों को खा करके, ठीक है, मिट्टी वगैरह को क्या करता है, खाद के रूप में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, और जो नहीं पचता है उस पदार्थ को ये बाहर निकाल देता है, जो कि उर्वरक का काम करता है। ठीक, ऐसे आ गया था घोघा।
किसी बगीचे में घोंघे का अवलोकन आप करिए। किसी भी बगीचे में घोंघा को लीजिए और उसका अवलोकन करिए, उसको देखिए, जो कि यहाँ पर इस चित्र में बना हुआ है। आपने इसकी पीठ पर गोल संरचना तो देखी होगी। ये क्या कहलाता है? कवच कहलाता है। ये इसके ऊपर कवच बना हुआ होता है। ये घोंघे का बाह्य कंकाल है, परंतु ये अस्थियों का नहीं बना होता है। ये कवच एकक होता है और ये घोंघे को चलने में कोई सहायता नहीं करता है। ये केवल और केवल घोंघे को सुरक्षित रखने की सहायता करता है। जब घोंघे पर अटैक होना होता है कुछ भी, तो ये अपने शरीर को संकुचित करके इसी घोंघे में, ये जो है ना कवच, इसी में वो शिफ्ट कर लेता है, उसी में अंदर पैक हो जाता है। ये घोंघे के साथ खिंचता जाता है। घोंघे को कांच की पट्टिका पर रखकर इसका परीक्षण करिए। जब ये चलना प्रारंभ करे तो सावधानी से कांच की पट्टिका को अपने हाथों से अपने सिर से ऊंचा उठाकर कांच के नीचे की ओर से उसके चलने के ढंग को परीक्षण करिए। घोंघे को उठाइए और उसको देखिए कि किस प्रकार से चलता है। अच्छा बताइए, जो घोंघा है, घोंघे के ऊपर का जो कवच है, ये किस चीज़ का बना हुआ होता है? जो कवच है ये किस चीज़ का बना हुआ होता है? सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि किस चीज़ का बना हुआ होता है ये घोंघा बना हुआ है। ठीक, कवच का छेद खुलने पर आपने उससे एक मोटी मांसल संरचना में सिर बाहर आते हुए देखा है। मोटी संरचना इसका पाद यानी पैर होता है, जो दृढ़ पेशियों का बना हुआ होता है। अब सावधानी पूर्वक कांच की प्लेट को एक और थोड़ा सा झुकाइए और पैर की लहरदार गति दिखाई देती है। क्या घोंघे की गति केचुए की गति से तीव्र होती है या धीमी होती है? ठीक है, घोंघे की गति जो होती है केचुए से धीमी होती है, तेज होती है? सभी लोग बताइए कि किस प्रकार से होती है। ठीक, अब इसमें आगे है तिलचट्टा। क्या है? तिलचट्टा। चलिए आगे हम तिलचट्टा, जिसे काकरोच कहते हैं, इसके बारे में देखते हैं। ठीक, किसी काकरोच यानी तिलचट्टे का परीक्षण करिए। तिलचट्टा जमीन पर चलता है, दीवार पर चढ़ता है और वायु में उड़ता भी है। इसमें 3 जोड़ी पैर होते हैं। कितने जोड़ी होते हैं? 3 जोड़ी पैर होते हैं। ठीक है, जो चलने में इसे सहायता करते हैं। इसका शरीर कठोर बाह्य कंकाल द्वारा ढका होता है। ये बाह्य कंकाल विभिन्न एककों की परस्पर संधियों द्वारा बनता है, जिसके कारण गति इसमें संभव हो पाती है। इसमें जो बाह्य कंकाल होती है और जिसके द्वारा ढका हुआ होता है, इसी के द्वारा चलने में सहायता होती है। और इसमें पंख भी होते हैं। पंख आप लोग ऊपर दे भी सकते हैं। ये उड़ता भी है, चलता है और उड़ता भी है। ठीक है, वक्ष से 2 जोड़े पंख भी जुड़े हुए होते हैं। अगले पैर संकरे और पिछले पैर चौड़े और बहुत ही पतले होते हैं। तिलचट्टे में विशिष्ट पेशियां होती हैं। पैर की पेशियां इन्हें चलने में सहायता करती हैं। जो पैर की पेशियां होती हैं इन्हें चलने में मदद करती हैं। वक्ष की पेशियां तिलचट्टे के उड़ने के समय उसके पैरों को भी गति देती हैं। अच्छा बताइए कि जो तिलचट्टा होता है, तिलचट्टे में जो ब्लड होता है वो किस कलर का होता है? ये सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि काकरोच के ब्लड का कलर क्या होता है। चलिए आगे इसमें पक्षी। क्या है? पक्षी। पक्षी हवा में उड़ते हैं तथा भूमि पर चलते हैं। बतख तथा हंस जैसे कुछ पक्षी जल में भी तैरते हैं। पक्षी इसलिए उड़ पाते हैं क्योंकि उनका शरीर उड़ने के लिए अनुकूलित होता है। सभी लोग नहीं उड़ सकते हैं, केवल पक्षियां ही उड़ सकती हैं। क्यों? क्योंकि जो उनकी अस्थियां होती हैं वो खोखली होती हैं, इसलिए वो लोग उड़ पाते हैं। उनकी अस्थियां प्रकोष्ठ होते हैं, जिनके कारण उनकी अस्थियां हल्की होती हैं लेकिन मजबूत भी होती हैं। पशपाद पैरों की अस्थियां चलने और बैठने के लिए अनुकूलित होती हैं। यहाँ पर पशपाद पीछे की जो टांगे होती हैं क्या करती हैं? बैठने के लिए और फुदकने के लिए अनुकूलित होती हैं। पश्चपाद पैरों की अस्थियां चलने और बैठने के लिए अनुकूलित होती हैं। अग्रपाद की अस्थियां रूपांतरित होकर पंख बन जाती हैं। जो आगे की होती थी, आगे के पैर होते थे वो किसमें? पंख में परिवर्तित हो गए। ठीक है, आगे के पैर पंख में परिवर्तित हो गए, जो उड़ने में मदद करने लगे। कंधे की अस्थियां मजबूत होती हैं। वक्ष की अस्थियां उड़ने वाली पेशियों को जकड़े रखने के लिए विशेष रूप से रूपांतरित होती हैं। जो वक्ष की अस्थियां होती हैं उड़ने वाली पेशियों को जकड़े रखने के लिए विशेष रूप से रूपांतरित हो जाती थी तथा पंखों को ऊपर नीचे करने में सहायता करती हैं, जिससे कि ये अपना हवा में आराम से उड़ते रहते हैं।
ठीक, ये देखिए पक्षी का यहाँ पर कंकाल तंत्र बना भी है, आप देख भी सकते हैं। ये पैर का बना हुआ है ना, ये सिर का है, ये चोंच है इधर। ठीक, ये पंख यहाँ पर, ये जो है ये पंख के रूप में परिवर्तित हो गया है। ठीक है, आगे देखते हैं मछली क्या है। मछली कागज की एक नाव बनाकर उसे पानी भर इस प्रकार रखिए कि उसका नुकीला भाग आगे की ओर रहे, इससे धीरे से धक्का दीजिए। अब क्या देखेंगे कि ये नाव धीरे 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 आगे की ओर बढ़ती जा रही है। ठीक, जैसे आप सभी लोग बचपन में नाव बना करके तैराए भी होंगे, खेले भी होंगे, है ना। तो इसी प्रकार से कुछ होते हैं मछलियां भी। ठीक, अब नाव को दोनों सिरों से पकड़कर इस प्रकार धक्का दीजिए और चौड़ी और चौड़ी ओर से जल में जाए। क्या इस प्रकार नाव जल में सरलता से चल सकती है? बिल्कुल नहीं। जिस तरफ नोकदार होता है जो बनाते हैं, उसी प्रकार से वो आगे बढ़ पाती है। क्या आपने ध्यान दिया कि नाव की आकृति काफी सीमा तक मछली जैसी मिलती है ना। जिस प्रकार से नाव होता है उसी प्रकार से मछलियों की भी आकृति होती है। मछली का सिर एवं पूंछ उसके मध्य भाग की अपेक्षा पतला एवं नुकीला होता है। जो आगे सिर का भाग और पीछे पूंछ का भाग, ये क्या होता है, काफी नुकीला और पतला होता है। शरीर की ऐसी आकृति धारा रेखीय कहलाती है। क्या कहलाती है? धारा रेखीय। यानी कि जो मछली होती है, मछलियों का आकार कैसा होता है? धारा रेखीय आकार होता है। इसकी विशेष आकृति के कारण जल इधर उधर बाहर निकल जाता है और मछली जल में सरलता से तैर सकती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, आगे बढ़ती रहती है और पानी को आगे पीछे ढकेलती रहती है और ये आसानी से तैर लेती है। मछली का कंकाल दृढ़ पेशियों से ढका रहता है। तैरने की प्रक्रिया में शरीर का अग्रभाग एक ओर मुड़ जाता है तथा पूंछ विपरीत दिशा में हो जाती है। जब तैरती हैं तो तैरने की प्रक्रिया में क्या होता है, शरीर का आगे का भाग आगे मुड़ जाता है और पूंछ अलग दिशा में चला जाता है, जिस प्रकार से चित्र में दिखाया गया है। ठीक, जैसे कि यहाँ पर मछली का दिखाया गया है, शरीर को मोड़ती है और तीव्र से उसकी पूंछ दूसरी दिशा में मुड़ जाती है। इससे एक झटका सा लगता है और मछली आगे की ओर चली जाती है। इस प्रकार के क्रमिक ताल से मछली आगे की ओर तैरती रहती है और पूंछ के पक्ष से इस कार्य में इसको सहायता भी मिलती है। जैसे कि यहाँ पर ये दिखाया गया है मछली की गति। ये देखिए, अपना पूंछ क्या होती है, इधर उधर करती रहती है और अपने शरीर को विपरीत दिशा में मोड़ ली और फिर उधर मोड़ने के बाद में फिर अपने पूंछ को उधर की और फिर इसके बाद में इसी प्रकार से ये तैरती आगे बढ़ती रहती है ना। आप लोग देखे भी होंगे मछलियों को तैरते हुए कि किस प्रकार से होती हैं और तैरती हैं, है ना। मछली के शरीर पर और भी पंख होते हैं जो तैरते समय जल को संतुलित बनाए रखते हैं एवं दिशा निर्धारण करने में सहायता करते हैं। क्या आपने कभी ध्यान दिया कि गोताखोर अपने पैरों में इन पंखों की तरह के विशेष अरित्र पहनते हैं जो उन्हें जल में तैरने में सहायता करते हैं। जो गोताखोर होते हैं वो भी अपने पैरों पर इसी प्रकार का फ्लीपर पहने रहते हैं जो जल में अपने पैरों से पानी को हटाते रहते हैं और वो अपने शरीर को तैरा करके आगे बढ़ाते रहते हैं। ठीक, अब आगे आता है इसमें सर्प कैसे चलते हैं। सर्प आप लोगों ने देखा होगा ना, जो सर्प होते हैं ये किस प्रकार से गमन करते हैं। क्या आपने सांप को फिसलते हुए आगे बढ़ते देखा है? क्या ये सीधा चलता है? आपने देखा होगा वो बिल्कुल कभी सीधा नहीं चलता है। सर्प का मेरुदंड लंबा होता है, शरीर की पेशियां छीड़ियों में असंख्य होती हैं। सर्प जो होता है सांप, उसका मेरुदंड काफी लंबा होता है। वे परस्पर जुड़ी हुई होती है, चाहे वह दूर ही क्यों ना हो। पेशियां मेरुदंड पसलियों त्वचा को भी एक दूसरे से जोड़ती हैं। पेशियां मेरुदंड पसलियों को त्वचा को एक दूसरे से आपस में जोड़ती हैं। सर्प का शरीर अनेक वलय में मुड़ा हुआ होता है। सर्प का शरीर होता है वो अनेक भागों में मुड़ा हुआ होता है। इसी प्रकार सर्प का प्रत्येक वलय उसे आगे की ओर ढकेलता है। इसका शरीर अनेक वलय बनाता है और प्रत्येक वलय आगे की ओर धक्का देता है। इसी कारण सर्प बहुत तेज गति से आगे की ओर चलता है, परंतु सरल रेखा में नहीं चलता। आप देखेंगे कि सांप क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर है तो ये ऐसे ऐसे ही रेंगता हुआ ऐसे ही चलता रहता है ना। और देखिए कि कभी कभी क्या होता है, वलय बना करके अपने गोल रूप में ये बैठ भी जाता है। ठीक, हमने विभिन्न जंतुओं को गति प्रदान करने वाली अस्थियों पेशियों के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली कि
तमाम जो जंतु हैं किस प्रकार से गति प्रदान करते हैं। अस्थियों पेशियों के विषय में जानकारी प्राप्त की। पहले एवं बोझों के पिटारे एवं विभिन्न जंतुओं की गतियों से संबंधित अनेक प्रश्न हैं। इसी प्रकार आपके मस्तिष्क में भी अनेक प्रश्न उभर रहे होंगे। ठीक है, तो आपके मन में जो भी प्रश्न है आप वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। ठीक, प्रसिद्ध ग्रीक दार्शनिक अरस्तु ने अपनी पुस्तक गेट ऑफ एनिमल्स में स्वयं अपने आप से ऐसे अनेक प्रश्न पूछे थे। विभिन्न जंतुओं के शरीर में विभिन्न भाग क्यों होते हैं। अरस्तु ने भी अपनी पुस्तक एक जो लिखी है गेट ऑफ एनिमल्स, उसमें उन्होंने खुद ही पूछा है अपने आप से ही कि विभिन्न जंतुओं के शरीर में विभिन्न प्रकार के विभिन्न भाग क्यों होते हैं। ठीक, तो आप लोग भी ऐसे तमाम क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में, तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, अच्छा भी लगेगा हमें भी। ठीक है, और हम आपको उसका जवाब भी दे पाएंगे। उन जंतुओं की विशेष गति में किस प्रकार सहायक है, जो भाग होते हैं वो जंतुओं की विशेष गति में किस प्रकार सहायक करता है। विभिन्न जंतुओं के शारीरिक अंगों में क्या समानताएं एवं विभिन्नताएं होती हैं। जो विभिन्न जंतु होते हैं उनके शारीरिक अंग में क्या समानता और क्या विभिन्नता होता है। विभिन्न जंतुओं को चलने के लिए कितने अंगों की आवश्यकता होती है। जो जंतु होते हैं चलते हैं तो उन्हें कितने अंग की आवश्यकता होती है। मनुष्य के 2 पैर तथा गाय और भैंस के 4 पैर क्यों होते हैं। बहुत से जंतु संपादी होते हैं, क्यों। हमारे पैरों के मुड़ने का ढंग हमारे हाथों की तुलना में अलग क्यों होता है। इतने अधिक प्रश्न संभवतः अपने क्रियाकलापों द्वारा हमने कुछ प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने का प्रयास भी किया है। हमें कुछ और प्रश्नों के उत्तर भी खोजने हैं, जो कि हम लोग अगले चैप्टर में और अगले क्लास में बेहतर ढंग से पढ़ पाएंगे। ठीक, अगर इसमें से आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन का आंसर आता है तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में इसका जवाब ज़रूर दीजिए। और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप उसे भी ज़रूर पूछिए। ठीक, चलिए अब इसमें देखते हैं बेहतर जीवन के लिए योग। ठीक, क्या है बेहतर जीवन के लिए योग, ये क्या है पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। योग प्राचीन भारतीय परंपरा का एक अमूल्य उपहार है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 21 जून को 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ये संयुक्त राष्ट्र द्वारा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया गया था, तब से ये 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। योग व्यक्ति को स्वच्छ रखता है, ये मेरुदंड को सीधा रखने में भी मदद करता है, जो मैंने अभी आपको पढ़ाया भी था, जिससे आप सीधे बैठते हैं और झुककर नहीं। योग की कई मुद्राएं ऐसी हैं जिसमें आप स्वयं का वजन उठाते हैं, जिससे अस्थियां मजबूत होती हैं और ऑस्टियोपोरोसिस से बचाती है। ऑस्टियोपोरोसिस एक प्रकार की बीमारी होती है, अगर आप ये व्यायाम करते हैं तो इससे आप बचते हैं। ठीक है, ये जोड़ों के दर्द को भी कम करती है, जो अधिकतर बुजुर्ग लोगों में देखा जाता है। इससे शरीर की सभी मांसपेशियां सक्रिय रहती हैं। इससे हृदय भी स्वस्थ रहता है, जिससे वो अधिक दक्षता से कार्य कर पाता है। कुछ लोग आसन ऐसे हैं, कुछ आसन भी ऐसे होते हैं योग आसन, जिसे प्रशिक्षित व्यक्ति की देखरेख में ही किया जाना चाहिए, वरना अगर वैसे ही करने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कभी कभी कुछ शरीर के पार्ट्स में कुछ दिक्कत भी आ जाए। ठीक, लेकिन हाँ, योग बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अगर योग करते रहेंगे हम रेगुलर, तो हमें तमाम प्रकार की बीमारियों से हमारे शरीर के भाग भी सुरक्षित रहेंगे और तमाम प्रकार की बीमारियों से भी हम मुक्त रहेंगे। ठीक, देखते हैं इसमें प्रमुख शब्द जो हम आगे पढ़े भी हैं। मेरुदंड, कंदुक, खलिका संधि प्रकार की संधि, शूक क्या है, उपास्थि, गुहिका, अचल संधि, जंतुओं की चाल के बारे में पढ़े, हिंज संधि भी पढ़े हैं। पेशियां क्या होती हैं, बाह्य कंकाल, श्रोणीय अस्थियां, धुराग्र संधि, पसली पिंजर। अच्छा बताइए पसली पिंजर में कितनी हड्डियां होती हैं। ठीक है, सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। कंधे की अस्थियां, कंकाल, धारा रेखिए, तो ये सभी मैंने क्या किया है अभी पढ़ लिया है। आगे देखिए कुछ पॉइंट वाइज है सारांश। अस्थि एवं उपास्थि मानव कंकाल बनाते हैं। अस्थि उपास्थि क्या कहते हैं, मानव कंकाल बनाते हैं। ये शरीर का पिंजर बनाता है और इससे एक आकृति भी देता है। कंकाल चलने में सहायक है और अतिरिक्त अंगों की सुरक्षा भी करता है। कंकाल क्या करता है, चलने में सहायक होता है और आंतरिक अंग की भी सुरक्षा करता है। मानव कंकाल खोपड़ी, मेरुदंड, पसलियां, वक्ष की अस्थि, कंधे एवं श्रोणी मेखला और हाथ एवं पांव की अस्थियों से बनता है। पेशियों के जोड़े के एकांतर क्रम में सिकुड़ने और फैलने से अस्थियां गति करती हैं।
अस्थियों की जो संधियां होती हैं अनेक प्रकार की होती हैं। ये उस संधि की प्रकृति एवं गति की दिशा पर निर्भर करता है। पक्षियों की दृढ़ पेशियां हल्की अस्थियां मिलकर उन्हें उड़ने में सहायता करती हैं। ये पंखों को फड़फड़ा करके उड़ते हैं। मैंने पहले बताया कि जो पक्षी होते हैं उनकी अस्थियां कैसी खोखली होती हैं। मछली शरीर के दोनों ओर एकांतर क्रम में वलय बना करके जल में तैरती हैं। ठीक। सर्प अपने शरीर के दोनों ओर एकांतर क्रम में वलय बनाते हुए भूमि पर वलयाकार गति करता हुआ आगे की ओर फिसलता है। बहुत सारी अस्थियां उससे जुड़ी पेशियां शरीर की ओर आगे धक्का देती हैं। तिलचट्टे का शरीर एवं पैर कठोर आवरण से ढके हुए होते हैं और ये बाह्य कंकाल बनाता है। वक्ष की पेशियां 3 जोड़ी पैरों और 2 जोड़ी पंखों से जुड़ी हुई होती हैं, जो तिलचट्टे को चलने में और उड़ने में सहायता करती हैं। केंचुए में गति शरीर की पेशियों के बारी बारी से विस्तरण संकुचन से होती हैं। शरीर की अधिक सतह पर सूख केंचुए का भूमि पर पकड़ बनाने में सहायक होता है। ठीक है। जो घोघा होता है पेशीय पाद की सहायता से चलता है। किसकी सहायता से? पेशीय पाद की सहायता से। ये देखिए यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स भी दिया गया है, ट्रू फॉल्स दिया गया है। ऊपरी जबड़ा, ठीक है, ऊपरी जबड़ा क्या है? एक अचल संधि है, मैंने बताया ही है ना। पसलियां जो है बाह्य कंकाल होता है। ठीक। जो मछली होती है, मछली का शरीर कैसा होता है? धारा रेखित होता है। ठीक है। और जो पसलियां होती हैं क्या है? हृदय की भी सुरक्षा करती हैं, है ना। जो घोघा है क्या होता है? बहुत धीमी गति से कार्य भी करता है। तिलचट्टा हवा में उड़ सकता है ना, और इसके शरीर पर पंख भी होते हैं। ठीक। अब देखिए इसमें क्वेश्चन भी आता है, कंदुक खलिका संधि क्या है? मैंने बताया ही है। कपाल की कौन सी अस्थि गति करती है? सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। हमारी कोहनी पीछे की ओर क्यों नहीं मुड़ सकती है? ठीक है, तो ये भी सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना है। ठीक। आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले दिन नेक्स्ट चैप्टर में। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर लेकर के फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।